अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टूडेंट जो सी शार्प का सिंटैक्स है उसको फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे। तो उससे पहले जो है वो हमें सी शार्प के जो सेटअप है, ठीक है, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कैसे करना है और एक प्रोजेक्ट जो है वो आपने कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपने विजुअल स्टूडियो जो इंस्टॉल किया होगा उसमें आपने सी शार्प के लिए एक न्यू प्रोजेक्ट जो है, क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, उस पर आपने सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट बटन, इस पर आपने क्लिक करना है। वहाँ पर इन द विजुअल स्टूडियो डॉट नेट जो है, डॉट नेट इन्वायरमेंट में आपने फाइल पे क्लिक करना है, फाइल पे से न्यू से आपने प्रोजेक्ट, और जब आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे ना तो फिर आपसे वो पूछेगा कि आप प्रोजेक्ट जो है किस टाइप का बनाना चाहते हैं। आप प्रोजेक्ट जो है वो कंसोल टाइप बनाना चाहते हैं या फिर विंडोज टाइप बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो कोई वेबसाइट जो है वो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग पे जो हमने प्रोग्रामिंग करनी है वो करेंगे हम कंसोल के लिए। तो इसलिए आपने जो कंसोल यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन इसको सेलेक्ट करना है और ओके करना है, ठीक है। तो इन द लेफ्ट विंडो सेलेक्ट विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट, इन राइट विंडो सेलेक्ट कंसोल एप्लीकेशन, यानी कि लेफ्ट साइड पर जो विंडो है यहाँ से आपने विजुअल बेसिक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और राइट साइड पर जो है यहाँ से आपने विजुअल स्टूडियो, ये देखें सी शार्प के लिए ना, अदर लैंग्वेज में यहाँ से सी शार्प के लिए विजुअल सी शार्प, इस लेफ्ट साइड में इसको विजुअल सी शार्प को सेलेक्ट करना है और राइट साइड जो विंडो आपके पास ओपन होगी उसमें कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है और आपने ओके कर देना है, ठीक है। जैसे आप कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपसे वो नेम पूछेगा, अपने प्रोजेक्ट का क्या नेम रखना है। तो नेम जो भी आपने रखना है उसमें कोई स्पेस आपने नहीं रखनी, ठीक है। तो क्लिक ब्राउज, फिर आपने उस प्रोजेक्ट को सेव करना है। तो ब्राउज के बटन टू सिलेक्ट योर लोकेशन, जहाँ पर आपने इसको सेव करना चाहते हैं आप उसे डॉक्यूमेंट में सेव कर लें, ठीक है। तो नोट लोकेशन वेयर योर प्रोजेक्ट विल बी सेव्ड, क्लिक ओके। ओके क्लिक करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और वो सेव भी हो जाएगा डॉक्यूमेंट के अंदर। इस तरह से स्टूडेंट आपने एक फर्स्टली अपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, देन फिर आपने जो है ये कोड जो है उस प्रोजेक्ट में लिखना है, ठीक है। यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शन जेनेरिक, यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट, क्योंकि आपने टेक्स्ट जो है वो आपने जो है वो डिस्प्ले करवाना है। अभी सिंपल जो फर्स्ट हमारा प्रोग्राम है वो हम क्या करना चाह रहे हैं कि कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। ये क्लास के अंदर जो क्लास प्रोग्राम की क्लास है इसमें मेन फंक्शन के अंदर, तो आपने यहाँ पर लिखना है दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, और फिर कंसोल रीड लाइन का फंक्शन जो इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो कंसोल ऑब्जेक्ट के थ्रू तो आपका यही जो प्रोग्राम है ये रन होगा और आपको जो आउटपुट है वो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ये शो हो रही होगी। तो ये मैंने आपसे कहा था कि आपने इस प्रोग्राम को रन करना है विजुअल स्टूडियो में। तो आप इसको स्टूडेंट रन कीजिएगा फर्स्ट प्रोग्राम को। आज आपका ये टास्क है, आपने इसको रन करना है और नेक्स्ट जो है वो हम विजुअल स्टूडियो के जो सिंटैक्स है उसको, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसको साथ साथ आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये आपकी प्रोग्रामिंग असाइनमेंट साथ साथ चल रही होंगी। तो अब सेकंड जो लेक्चर हमारा है इसमें सर हम, ये जो रिसेंटली आप कोड हमें समझा रहे थे, जी जी ये वाला हम लोगों ने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करके और उसमें हम लोगों जी ने रन करना है। जी अभी रन करना है फिर वो आपने, जी उसको फिर फिर रन करेंगे तो वो आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा, ठीक है। और आपने और फिर सर वो जो प्रोजेक्ट लेकिन आपने बनाया होगा ना उसको फिर आपने मुझे जो है वो सेंड करना है। तो वो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट होगी, यानी कि ये फर्स्ट असाइनमेंट का मकसद ये है कि आप एक दफ़ा जो है वो एक सेट इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें कि हमने कैसे विजुअल बेसिक का एक प्रोग्राम रन करना है। आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करना आ जाए तो फिर हम नेक्स्ट जो जितने भी जो कमिंग लेक्चर्स हैं इनमें सिंटैक्स जो हम सीख रहे होंगे विजुअल प्रोग्रामिंग का, तो फिर आप साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। और वो सर अभी लेक्चर के बाद तो हमारा एक दो और लेक्चर है, हम लोग उसके बाद इंस्टॉल करके जी जी आपको सेंड कर सकते हैं। ओके। चलें ठीक हो गया, आपने मुझे सेंड कर देना है, ठीक है, आपके पास टाइम है आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। आज हम जो है वो सी शार्प प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जिसमें हम आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से क्या मुराद है, इनको हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली जो है जब आपने कोई भी जो सी शार्प का प्रोग्राम लिखना होता है ना, उसमें सबसे पहले जो टॉप पर आपकी प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन होती है। स्टूडेंट हम ना सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, विजुअल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के लिए हम सी जो शार्प प्रोग्रामिंग है उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो सबसे टॉप पर जो है स्टूडेंट आपका प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन होती है, जहां पर आपने प्रोग्राम के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी होती है। ये ऑप्शनल,
यानी कि ये फाइल का नेम बता दें कि ये हेलो वर्ल्ड की फाइल है, ऑथर ये है, ईमेल एड्रेस ये है, क्लासेस क्लासेस इसमें कौन सी है, हेलो वर्ल्ड क्लास है, ठीक है। दिस प्रोग्राम प्रिंट अ स्ट्रिंग कॉल्ड हेलो वर्ल्ड। या आप डिस्क्रिप्शन जो आप बता रहे होते हैं, ये ऑफिशियल वे है कि जब आप एक कोई प्रोग्राम लिखें तो उसके स्टार्ट पर जो है प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन आप बता दें, ठीक है। तो इसे एज ए कमेंट के तौर पर जो है इनका डबल जो है वो फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू हम बैक स्लैश के थ्रू जो है वो हम कमेंट के कर देते हैं और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है हमारा सी शार्प के प्रोग्राम का। सेकंड पार्ट है लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना। उसके लिए हम लिखेंगे यूजिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम जो है उसकी कंप्लीट जो लाइब्रेरीज है उनको हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम लिखने के लिए। फिर है क्लासेस एंड नेम स्पेस डेफिनेशन। यहाँ पर आपने क्लासेस की डेफिनेशन करनी है। क्लासेस एंड नेम स्पेस डेफिनेशन किस तरह से, आप लिखेंगे क्लास, क्लास आप बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड की, और यहाँ पर फिर आप स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के अंदर जो है वो कंसोल डॉट राइट लाइन, यानी कि अगर आपने कुछ राइट करना है, ठीक है, उसके लिए आपने कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, तो आप ये क्लासेस, तो ये आपकी क्लास एंड नेम स्पेस डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये हमारे प्रोग्राम का एक सिंपल स्ट्रक्चर जो उन्होंने बताया कि आपने इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो लिखना है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि कमेंट्स की क्या मुराद है, हम सी शार्प में कमेंट किस तरह से लिखते हैं। तो कमेंट्स जो है स्टूडेंट है आपका कुछ लाइन ऑफ कोड है, उसको आप चाहते हैं कि आपका जो कंपाइलर है, ठीक है, वो इसको इग्नोर करे और इस में या जो आपने सेंटेंस कुछ लिखा है उसको भी इग्नोर करते हुए बाकी जो है वो नेक्स्ट लाइंस को वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो टू कॉमन वे हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट है। तो कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन रीडर्स, यानी कि इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन जब हम कर रहे होते हैं ना, तो कमेंट आपकी ना आपके प्रोग्राम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कि आप बता सकते हैं कि ये यहाँ पर मैं ये लूप किस पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो है मैंने फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन का पर्पस क्या है। इस तरह से आप प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन बताते हैं कमेंट्स के जरिए। तो कमेंट्स जो की दो टाइप्स हैं, फर्स्ट जो है वो सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट जो है वो आपने किस तरह से, उसके लिए आपने ये डबल बैक स्लैश जो है वो यूज करनी है, दिस कमेंट रन टू द एंड ऑफ द लाइन। ये तो आपने अगर एक लाइन पर लिखना है कमेंट तो उसके लिए डबल लाइन है, डबल जो है वो बैक स्लैश जो है। लेकिन अगर आप मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहते हैं उसके लिए फिर आप बेस्ट वे ये है कि आप जो है बैक स्लैश और स्टैरिक से स्टार्ट करें, आप जितनी भी लाइंस लिखते हैं और फिर स्टैरिक बैक स्लैश से उसको क्लोज कर दें। क्लियर है? इस तरह से हम मल्टी लाइन, तो ये जो ऊपर आपने देखा यहाँ पर जो आपकी प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में आप जो है वो आपको ना ये बार बार हर एक लाइन के लिए बैक स्लैश जो है वो लिखनी पड़ रही है। अगर आप जो है इसको बजाय कि हर एक के लिए बैक स्लैश लिखें, आप स्टार्ट पर बैक स्लैश स्टैरिक और बैक स्लैश जो है वो स्टारिक बैक स्लैश आप लगा के इन बिटवीन जितना भी आप लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे, लाइंस लिखेंगे, वो आपका कंपाइलर इग्नोर कर देगा। क्लियर हो गया? फर्स्ट ही आपको समझ लगेगा हमने सी शार्प में कमेंट कैसे लिखना है। सेकंड, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द वर्ड दैट अ प्रोग्रामर यूज इन अ प्रोग्राम, उसे हम आइडेंटिफाई का नाम देंगे। ये कोई भी आप वर्ड लिखते हैं ना, वेरिएबल्स नेम वगैरह लिखते हैं और भी कुछ वर्ड्स लिखते हैं आप, तो वो उन्हें हम आइडेंटिफाई का नाम देते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन बी मेड अप ऑफ अ लेटर, डिजिट्स एंड द अंडरस्कोर कैरेक्टर। आप कोई वेरिएबल का नेम लिखते हैं, आप लिखते हैं कि वेरिएबल 1, तो आप वार आप लिखते हैं अंडरस्कोर 1, तो ये आपका एक आइडेंटिफायर कहलाएगा। फंक्शन का नेम आप लिखते हैं, वो एक आइडेंटिफायर होगा। समझ लग रही? तो दे कैन नॉट बिगिन विद द डिजिट। याद रखिएगा कि हम जो आइडेंटिफायर है वो लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर को कैरेक्टर को यूज करते हुए बना सकते हैं। वेरिएबल्स नेम है, फंक्शन नेम है, उनको लिखना है आपने, लेकिन कभी भी कोई भी जो वेरिएबल नेम है या फंक्शन नेम है वो किसी डिजिट से आपने स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, ये सी शार्प का कॉन्टेक्स्ट है। तो सी शार्प इज केस सेंसिटिव। व्हाट डज इट मीन केस सेंसिटिव? इस केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर आप लिखते हैं ना आर्गुमेंट्स ए आर जी एस, तो ये स्मॉल जो आपने लिखे हैं और अगर आपने इसको सेंटेंस केस में लिखा है कैपिटल ए आर जी एस, तो ये आपका जो सी शार्प का कंपाइलर है वो इसको डिफरेंट आइडेंटिफाई कंसीडर करेगा। स्टूडेंट समय लग गया कि आपने जब सी शार्प का कोड लिखना है तो इस बात का ध्यान रखना है, बात जो सी शार्प है ये केस सेंसिटिव। जी, तो स्टूडेंट अब आपने जो है वो ये देखा कि जो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं ये सी शार्प लैंग्वेज के अंदर जो है वो
केस सेंसिटिव है, मीनिंग कि अगर आपने जो है वो आर्गुमेंट्स, ये एक वेरिएबल जो अगर आपने लिखा है, तो ये एक वेरिएबल, और अगर आपने इसको कैपिटल किया है तो ये डिफरेंट कंसीडर करेगा आपका सी शार्प का कंपाइलर। तो इसलिए जब आपने प्रोग्रामिंग करनी है तो जो वेरिएबल्स नेम है उनको, और फंक्शंस नेम जो आप लिख रहे होंगे सी शार्प के लिए, उन उसको आपने ध्यान से जो है वो करेक्ट फॉर्म में ही लिखना है। जो अगर आपने उसको स्मॉल लिखा है तो थ्रू आउट आपका स्मॉल ही आप उसको यूज़ करें, अगर उसको कैपिटल लिखा है तो थ्रू आउट जो प्रोग्राम उस वेरिएबल को आप कैपिटल ही यूज़ कर रहे होंगे। तो ये इसे तो आइडेंटिफायर्स आपने लिखने कैसे हैं, आपने जो अगर किसी वेरिएबल का नेम लिखना है, किसी फंक्शन का नेम लिखना है, तो उसको स्टार्ट हम किया करेंगे लेटर के साथ, और हम उसमें अंडरस्कोर और डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अंडरस्कोर और डिजिट्स को यूज़ करते हुए हम एक वेरिएबल का नेम, फंक्शन का नेम जो है वो लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो स्टूडेंट जब आपने आइडेंटिफायर्स लिखने हैं, वेरिएबल्स नेम लिखने हैं, फंक्शंस नेम लिखने हैं, तो आपने उनके केस को जो है वो अपने माइंड में रखना है कि आपने उनको डिफरेंट नहीं करना उससे जो है, तो अगर आप उनको डिफरेंट किया तो उससे एरर आएगा। तो समटाइम वी चूज आइडेंटिफायर्स आवरसेल्व्स when writing a program such as hello world. Sometimes we are using another programmer's code, so we use the identifier that they choose such as write line. तो यहाँ पर आप देखें कि आइडेंटिफायर्स जो हैं वो जब आप अपना फंक्शन आप जो है खुद से अपनी क्लास बना रहे हैं, जैसा कि आप अगर खुद से जो है वो एक जो है वो क्लास नेम लिखा, क्लास और नेक्स्ट जो है क्लास का नेम हेलो वर्ल्ड, तो ये जो आपका हेलो वर्ल्ड है ये आप खुद से डिफाइन कर सकते हैं, आप आपकी मर्जी है आप इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं, लेकिन कुछ प्री डिफाइन आपके जो है वो आइडेंटिफायर्स मौजूद हैं, जैसा कि राइट लाइन हमारा यूज होता है कुछ भी आपने जो है वो आउटपुट अगर आपने करवानी है, ठीक है, तो उसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, ये आपने कंसोल पर राइट करवाना है। तो ये जो राइट लाइन है इसका सिंटैक्स जो है वही आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है, तो ये केसेस, इसको ये प्री डिफाइंड सिंटैक्स है इसका। Identifiers are keywords. Often we use special identifiers called keywords. अब कुछ ऐसे identifiers होते हैं जो हमारी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड होते हैं, उन्हें हम keywords का नाम देते हैं। जैसे जितने भी जो डाटा टाइप्स है ना, उन वो उनके जो नेम है, जैसे इंटीजर आप है, कैरेक्टर है, CHR है, ये आपके कीवर्ड्स हैं। क्लियर? आप वाइल लिखते हैं, डू लिखते हैं, फॉर लिखते हैं, इफ लिखते हैं, एल्स लिखते हैं, ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स कराएंगे। नेम स्पेस लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, इन्हें हम कीवर्ड्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट जो कीवर्ड्स होते हैं ये आपके स्पेशल आइडेंटिफायर्स होते हैं जो उस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं। तो आपने कोई भी जो वेरिएबल का नेम है वो फिर अपने कीवर्ड के नेम पर नहीं लिखना। तो दैट ऑलरेडी वी हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन द लैंग्वेज। एग्जांपल जैसे क्लास है, ये क्लास हमारा एक आइडेंटिफायर भी है, लेकिन इसे हम कीवर्ड का नाम देंगे क्योंकि ये इसके डेफिनेशन जो है वो क्लास की हमारे यहाँ पर मौजूद होगी सी शार्प के अंदर जो है। तो अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी अदर वे, यानी कि हम कीवर्ड जो है वो उसको किसी वेरिएबल के लिए या हम फंक्शन वगैरह के लिए यूज नहीं कर सकते। तो कीवर्ड्स की यहाँ पर कुछ ऑल सी शार्प कीवर्ड्स आर लोअर केस, ये मेजर पॉइंट आपने याद रखना है कि सी शार्प के जितने भी जो कीवर्ड्स है ना वो हमारे लोअर केस हैं, अपर केस कोई कीवर्ड नहीं है। कौन कौन से मेजर हैं? एब्स्ट्रैक्ट है, बाइट है, क्लास है, डिलाइट है, इवेंट है, फिक्स्ड है, गो टू है, इंटरफेस है, नेम स्पेस है, आउट है, पब्लिक है, ये यहाँ पर थ्रो है, वैल्यू, ये स्ट्रिंग, ये यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट मौजूद है जिसमें आपके पास जितने भी जो सी शार्प के कीवर्ड्स हमारे यूज हो रहे होते हैं वो यहाँ पर मेंशन है, और उनके जितने भी जो कीवर्ड्स आप यहाँ पर देख रहे हैं वो चाहे ये गुड है, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्राइवेट है, रिटर्न है, दिस यूनिट यूजिंग वाइल, ये सारे के सारे जो कीवर्ड हैं इनको आपने लोअर केस में लिखना है। क्लियर है? तो सी शार्प का सिंटैक्स स्टूडेंट अगर आपको बेसिक सिंटैक्स आपने अच्छे से अगर समझ लिया तो फिर आपके लिए नेक्स्ट कंफ्यूजन नहीं होगी। सी शार्प प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है, अब सी शार्प प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो क्लास का स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले आपने कमेंट लिखना होता है, कमेंट अबाउट द क्लास, ये ऑप्शनल है कि आप कमेंट लिखें उसके बारे में या ना लिखें। फिर नेक्स्ट आपने क्लास कीवर्ड यूज करना है और क्लास का नेम लिखना है जिसे हम क्लास हेडर भी कहते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट करली ब्रैकेट के अंदर आपने क्लास की बॉडी मेंशन करनी होती है।
तो एक और पॉइंट आपने याद रखना है यहाँ पर कि आप कमेंट्स के ज़रिए जो है वो क्लास की बॉडी के अंदर भी जो है वो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सी शार्प क्लासेस, हमारे पास सी शार्प की क्लासेस जो हैं वो कैसे हैं? ईच क्लास नेम इज़ एन आइडेंटिफायर, हमारे जो क्लास का जो नेम है वो एक आइडेंटिफायर होता है। कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, कैन स्टार्ट विद एड सिंबल, ऐड सिंबल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप जो लिखते हैं ना, ये क्लास तो हमारा हो गया कीवर्ड, और यहाँ पर उसके बाद जो आप यहाँ पर क्लास का नेम लिखते हैं, ये आप खुद से चूज़ कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। जो सी भी आपका प्रोग्राम है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इसका क्लास का नेम जो है वो चूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर जो आपको क्लास का नेम चूज़ कर सकते हैं, ये हमेशा जो है किसी लेटर से स्टार्ट होगा, और लेटर के बाद कोई आप अंडरस्कोर भी दे सकते हैं, लेटर के बाद आप कोई जो है वो नंबर भी लिख सकते हैं। और ये किसी एट द रेट ऑफ से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर या किसी नंबर से आपका नेम आइडेंटिफायर का स्टार्ट नहीं होगा। ये रूल्स हैं, ठीक है। तो कन्वेंशन, क्लास नेम्स आर कैपिटलाइज्ड विद ईच एडिशनल इंग्लिश वर्ड कैपिटलाइज्ड एज वेल एज। एग्जांपल जो है माय फर्स्ट प्रोग्राम, तो क्लास नेम जो है वो हम कैपिटलाइज कर देते हैं, हम जो हर एक जो फर्स्ट लेटर होता है उसको कैपिटल रखते हैं। माय फर्स्ट कैपिटल रखा, प्रोग्राम का पी रखा, तो माय फर्स्ट प्रोग्राम के नेम जो है इस नेम से आपने क्लास बनाई। तो क्लास बॉडी स्टार्ट विद द लेफ्ट ब्रेसिस, क्लास बॉडीज एंड विद द राइट ब्रेसिस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपने इसको सेमीकोलन वगैरह जो है वो यूज नहीं किया। तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है उसमें हम देखते हैं कि अब आपके पास जो मेथड है, ठीक है, इसका क्या मेथड जो है वो हम किस तरह से यूज करते हैं। मेथड कहते हैं फंक्शंस को। फंक्शंस जो है वो हम किस तरह से यूज करते हैं अपने सी शार्प के प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लास आपने बनाई, आपने क्लास लिखी, क्लास का नेम मेंशन किया, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर लिख रहे हैं कि टाइप आप बता रहे हैं कि स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके आर्गुमेंट्स बता रहे हैं कि स्ट्रिंग टाइप इसके आर्गुमेंट्स हैं, और हम कंसोल डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पर हमने राइट क्या करना है, हेलो वर्ल्ड। कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज फ्रॉम सी एस, और यहाँ पे कंप्लीट जो लाइन है, ठीक है, वो आपके कंसोल की जो है वो लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखिएगा, हम ना जब हम एक कंसोल डॉट राइट के जरिए हम ये बेसिकली हम राइट और राइट लाइन जो है क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं जिनको हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के जरिए, कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू जो है। तो हम जो है इनको अब वन बाय वन देख लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जी उसामा, कोई क्वेश्चन है आपका? जी सर, मेरा क्वेश्चन है, ये आपने ऊपर फंक्शन बताया है जी स्टैटिक का। जी स्टैटिक में तो बेसिकली ये होता है ना कि हम डाटा टाइप चेंज नहीं कर सकते, जी जी हाँ, तो इसमें तो स्टैटिक की यूज किया। स्टैटिक विदाउट स्टैटिक हम ये कर नहीं सकते इसको। बेसिकली जब आप ये लिख रहे होते हैं ना, ये फंक्शन जो है वो क्लास के बाद, क्लास का जो मेन फंक्शन है, ठीक है, तो हम ये बता रहे होते हैं कि हम एक्चुअली जो है ये जो यहाँ पर जो हमारा जो डाटा है वो इस पर्टिकुलर क्लास एलोवर्ड के लिए है, ठीक है, मेन के अंदर जो है। तो स्टैटिक का वही आपने ठीक बताया कि स्टैटिक एक्चुअली हम यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारा जो भी जो डाटा होगा वो आपका मेन का जो डाटा है वो स्टैटिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो एक्चुअली आप यहाँ पर स्टैटिक जो है वो आप ऑप्शन है कि आप यहाँ पर स्टैटिक वॉइड बता रहे हैं कि हम कुछ रिटर्न हम इससे नहीं कर रहे, ठीक है, यानी ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा मेन का फंक्शन। और इसके ये जो है इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो इस तरह से है कि हम लिखते हैं कि सिंटैक्स स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और यहाँ पर फिर आगे फंक्शन जितने भी जो हमने फंक्शन डिफाइन करने होते हैं उनको हम मेंशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ओके सर, थैंक समझ अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नेक्स्ट कंसोल एप्लीकेशन वर्स विंडो एप्लीकेशन। कंसोल एप्लीकेशन और विंडो, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सी शार्प है ना, ये विजुअल जो प्रोग्रामिंग है, ये दो पर्पस के लिए यूज़ हो रही होती है कि तो इसका इसलिए हम कहते हैं कि इसका एक पॉजिटिव एडवांटेज है। अगर आपको डॉट नेट और सी शार्प जो है अच्छे से आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, आपका इसका प्रैक्टिकल वर्क कर लिया और आपकी कमांड्स आपने इसको हासिल कर ली, तो इसका एडवांटेज ये होगा कि आप कंसोल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और आप जो है विंडो एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, और इवन दैट आप इससे
वेबसाइट एप्लीकेशन जो हैं वो भी डेवलप कर सकते हैं। और आप डॉट नेट का एडवांटेज ये है कि अगर आपको सी शार्प आती है, अगर आपको जो है वो सी प्लस प्लस आती है, विजुअल बेसिक आती है, उन सबको आप प्रोग्राम लिखते हैं, उनके प्रोग्राम्स, और हमने ये देखा था कि किस तरह से वो प्रोग्राम्स जो हैं उनको फिर इंटरमीडिएट जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करके देन जो है वो फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है अपने असेंबली कोड, लो लेवल कोड में, और फिर उसको मशीन के ऊपर रन किया जाता है। तो एक इसका एडवांटेज है कि इंटरमीडिएट कोड जो है वो हम जनरेट किसी भी लैंग्वेज से करवा सकते हैं, जैसा जावा में होता है, जावा का बाइट कोड जैसे जनरेट होता है, इसी तरह से इस यहाँ पर भी डिफरेंट लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, उनसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, उन लैंग्वेज का जो कोड है वो हमारे इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होगा, और उसको फिर जो है वो फिर हम मशीन पर रन कर रहे होंगे। तो हमारी जो दो एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन और विंडो एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है? कंसोल एप्लीकेशन, नो विजुअल कंपोनेंट। हम किन एप्लीकेशन को कंसोल एप्लीकेशन का नाम देते हैं? तो हमें कोई ऑब्जेक्ट वगैरह ग्राफिकल ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता। अभी जो आपने एक सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम रन किया था, तो उसके आपने जो प्रोग्राम रन किया तो आपको जो स्क्रीन नजर आई थी, क्या आपको ग्राफिकल ऑब्जेक्ट नजर आ रहा था? नहीं, आपको जस्ट आउटपुट नजर आ रही थी कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और आपका जो है वो कमांड लाइन था वो। ओनली टेक्स्ट इनपुट एंड आउटपुट, हम जस्ट टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं और टेक्स्ट को ही आउटपुट कर सकते हैं, इसलिए इसे हम मानते हैं ये हमारी कंसोल एप्लीकेशन, तो आप ये याद रखना है। तो रन अंडर कमांड प्रमोट और डॉस प्रमोट, यानी कि हम डॉस को यूज करते हुए और कमांड प्रमोट को यूज करते हुए कंसोल एप्लीकेशन से हमको रन कर सकते हैं। सेकंड जो है वो आपकी विंडोज एप्लीकेशन है, फॉर्म्स with many different input and output types, contains graphical user interface, GUI make the input and output more user friendly, यानी कि आप जो इन्फॉर्मेशन करेंगे ना, डाटा इनपुट लेंगे और डाटा को जो आउटपुट करवाएंगे वो बाय यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कर रहे होंगे विंडोज एप्लीकेशन जो है। तो विंडो एप्लीकेशन भी आप विजुअल प्रोग्रामिंग के थ्रू और जो आपके जो सी शार्प है इसके थ्रू आप जो है वो बना सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि जो विंडो एप्लीकेशन हम बना रहे होंगे ना, हम एक फॉर्म जब बनाएंगे उसके अंदर जो है वो जितने हम जो टेक्स्ट जो है वो विंडो हमने यूज़ करनी है, आपने जो है वो सिलेक्शन के लिए जो विंडो यूज़ करनी है, ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू लिस्ट आपने बनानी है, वो सारी के जब उसमें हम डाटा इंसर्ट करते हैं तो डाटा को इनपुट कैसे करना है, डाटा को आउटपुट कैसे करना है, वो सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा होगा, वो भी आप विजुअल प्रोग्रामिंग और सी शार्प के थ्रू आप बना सकते हैं डॉट नेट को यूज़ करते हो। तो GUI मेक द इनपुट एंड आउटपुट मोर यूजर फ्रेंडली। तो फर्स्टली मैसेज बॉक्सेस, ये इसमें एग्जांपल बताइए कि विदिन द सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म्स नेम स्पेस, तो इससे आप जो है मैसेज बॉक्स जो है वो हमारे पास मौजूद होता है। तो यूज टू प्रमोट और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन टू द यूजर, अगर आपने इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना है, आपने इंफॉर्मेशन को शो करना है, तो उसके लिए आप जो है मैसेज बॉक्स जो है जो अगर आपने डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए है सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म्स नेम स्पेस, ये नेम स्पेस हम यूज़ करते हुए हम करवाएंगे। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम जो है वो विजुअल प्रोग्रामिंग के ये डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इवेंट हैंडलिंग है, इनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। अभी हम जो है इसका जो बेसिक सिंटैक्स है उसको हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्लास क्या होती है, आपके पास जो मेथड्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं किस उस क्लास के, और जो है कमेंट कैसे ऐड करते हैं, फिर वेरिएबल्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। तो अ वेरिएबल इज अ टाइप नेम फॉर अ लोकेशन इन द मेमोरी, कि जब हम कोई वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं तो एक्चुअली आपके मेमोरी में उस वेरिएबल के लिए रिजल्ट जो है उसके लिए स्पेस रिजर्व की जाती है, उसका स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड स्पेसिफाइंग द वेरिएबल्स नेम एंड द टाइप। तो जब भी आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, यहाँ सी शार्प के लिए भी, तो आपने वेरिएबल का नेम लिखना है और वेरिएबल की टाइप बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास ये जो वेरिएबल नेम आपने लिखा, वेरिएबल जो नेम आपने लिखा, यहाँ पर आप देखेंगे वेरिएबल जो आपने जो टाइप बताई वो इंटीजर टाइप है, यानी कि इंटीजर टाइप का हमारा वेरिएबल मौजूद है, और जो वेरिएबल नेम है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो एक्चुअली ऐसा होगा कि नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं ये इसके लिए ये जो वेरिएबल है इसके लिए ये पर्टिकुलर एड्रेस 9200 मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट हो जाएगी, जहाँ पर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं उसको जो डाटा है वो सेव करवा सकते हैं। इस तरह अगर आप एक इंटीजर टाइप का टोटल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से मुराद ये है कि आपने वेरिएबल का नेम मेंशन करना है और वेरिएबल की टाइप मेंशन करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे आपने वेरिएबल का नेम और टाइप जब मेंशन करेंगे उस टाइप के लिए उतनी मेमोरी जो है वो
रिजर्व हो जाएगी। इस तरह से आप एक से ज़्यादा जो वेरिएबल्स हैं उनकी सेम टाइप जो है, अगर उनकी टाइप सेम है तो इनलाइन भी आप उनकी डिक्लेरेशन कर सकते हैं। जैसा कि इनलाइन डिक्लेरेशन से मुराद ये है कि आप बताएं कि इंटीजर टाइप के आपका एवरेज भी इंटीजर टाइप का है, कॉमा आपका मैक्स जो वेरिएबल है ये भी इंटीजर टाइप का है। तो आपके पास इन दोनों वेरिएबल्स के लिए मेमोरी में स्पेस जो है वो एलोकेट हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप वेरिएबल्स जो हैं वो इस तरह से डिक्लेयर करते हैं कि हम वेरिएबल्स के नेम और वेरिएबल्स की टाइप जो है वो शो कर रहे होते हैं और उनको हम सेमीकोलन से डिक्लेयर करेंगे। तो विच वन आर वैलिड वेरिएबल नेम, तो वेरिएबल नेम जो वैलिड हैं वो आपके पास इस तरह से हैं कि आप अब मुझे ये बताएं कि माय बिग वार, ये आपका जो वेरिएबल नेम है क्या ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है? आपने मुझे ये सारे बताने जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्योंकि हमने इनके बारे में रूल्स पढ़ लिए हुए हैं। जी उसामा, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम कोई भी वैल्यू अपने साथ में मेमोरी बनाई है ना, ये जी पिक्चर बनी है जहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई हैं जी 9228 समथिंग लिखी हुई वैल्यू, जी जी तो ये वैल्यू तो जोन सी है किस मेमोरी में स्टोर होंगी, रैम में स्टोर होंगी कि रोम में? बेसिकली आपकी ये जो वैल्यू है कि आपकी रैम में है। रोम में स्टूडेंट ठीक है। रोम में जो मेमोरी है ना, इसमें जो सिस्टम जो हमारे फाइल्स हैं, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बूटअप की जो फाइल्स होती हैं, विंडो को बूटअप करने वाली जो फाइल है, वो स्टैटिक फाइल्स वो हमने स्टार्ट उसमें सेव रखी होती हैं। उसमें हमारा डाटा नहीं ठीक। सेव हो रहा होता। हमारा जो डाटा सेव हो रहा है ना, जो प्रोग्राम का जो डाटा हम टेम्परेरी तौर पर स्टोर करते हैं वो रैम में स्टोर करते हैं। यहाँ की जो मेमोरी शो की गई है ये रैम मेमोरी है आपकी। लेकिन सर जब स्टार्टिंग हमने फंक्शन यूज किए थे तो उसमें तो हम जितनी भी मेमोरी हमने यानी कि सेव डाटा कर लिया वो भी चेंज तो नहीं ना होगा स्टैटिक के लिहाज से? जी जी ऐसे ही है। तो फिर अगर हमें यानी कि चेंजिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? क्या आप चेंजिंग करनी है, किस चीज़ की आप चेंजिंग करना चाह रहे हैं? मतलब कि हम अगर हम पहले हमने इंटीजर लिखवाया फिर हम कहते हैं नहीं हमने डबल रखवानी है तो हम कैसे करेंगे फिर? आपने डबल अगर लेट्स सपोज आपने ये किया है कि इंटीजर टाइप डिक्लेयर की है, जी जी सर। आप हम ऐसा बाद है में कि हमारा आप माइंड बनता है कि नहीं हम डबल यूज करते हैं। नहीं एक्चुअली आप तो वो फिर ना आपकी जो वेरिएबल्स की जो टाइप की कन्वर्जन है उसको भी हम देखेंगे, वो उसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अभी जैसे आपने ये देखना है कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपने जो वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो याद रखिएगा कि हमने हमारा जो आपका कंपाइलर है वो इस तरह से है कि जो सी टाइप आपने डिक्लेयर कर दी होगी, अगर आपने लेट्स सपोज एक प्रोग्राम है उसमें आपने फर्स्टली पहले लिखा हुआ है इंटीजर टोटल, ठीक है, और आपने इसमें इसको जी यूज किया, बाद में आप नीचे आप लिख रहे हैं फ्लोट टोटल, आप ये कह रहे हैं, तो वो इसको जी जी सर मैं यही कह रहा हूँ। हाँ तो वो बेसिकली इसकी टाइप जो है वो ओवरराइड हो जाएगी बाद में, अगर प्रोग्राम से अबव जो है ना जहाँ इसके डेकोरेशन से अबव जितना भी जो कोड होगा वहां पर अगर ये वेरिएबल यूजर होगा ना तो उसकी जो टाइप होगी वो यही यूज हो रही होगी, इंट यूज हो रही होगी। लेकिन जब आपने इसको फ्लोट कर दिया तो उसके बाद अगर ये वेरिएबल यूज हो रहा होगा ना तो उसकी जो आपने ओवरराइड टाइप की होगी ना वो यूज हो रही होगी। ओके सर। समझ लगी क्या हुआ? आपने आपने लिखा हुआ कि इंटीजर टोटल और आपने ना कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा जहां जिसमें आपने टोटल को यूज किया, वहां पर इसको एज ए इंटीजर लिया जाएगा। फिर आप नीचे जाके लिखते हैं फ्लोट टोटल और आपने जो कि उसकी टाइप को ओवरराइड कर दिया। अब नेक्स्ट अब जब आप उस प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है, अगर आपने लूप लगाया होगा तो अब ऊपर भी आप उसको एज ए लूप फ्लोट कंसिडर करेगा। लेकिन अगर आपने उसके बाद जब जहां आपने टाइप उसकी फ्लोट डिफाइन की है उसके बाद अगर आपने उस वेरिएबल को यूज किया है तो वो उसको एज ए जो है वो कंसिडर कर रहा होगा फ्लोट ही। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट ये 45 मिनट कंप्लीट होने वाले, आप जो है वो दोबारा से क्लास रीजॉइन करें, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेरिएबल्स की जो टाइप्स हैं या इसी से हम देखते हैं इसको।